हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकोनॉमिक साइंस एकेडमी। माई सेल्फ गणेश कुमावत। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक इकोनॉमिक्स के कुछ एमसीक्यूज के साथ में। जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, थ्योरी ऑफ डिमांड को पढ़ा है, तो उसके हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हम एमसीक्यूज के साथ साथ में इकोनॉमिक्स को डील करेंगे। तो हम इसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो जितने ज़्यादा हम एमसीक्यूज करेंगे, उतने ही हमारे कंसेप्ट्स है जो और ज़्यादा और जितने जल्दी है जो इतने ही जल्दी हम कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाएँगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ है जो एक वे प्रोवाइड करता है कि कुछ डाउट्स होते हैं हमारे, वो डाउट्स है जो इस एमसीक्यूज़ के थ्रू हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है? तो हम आज इसमें देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ डिमांड और कांसेप्ट ऑफ डिमांड से रिलेटेड है जो कुछ एमसीक्यूज़ हैं। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जिससे आपको किसी भी तरीके से अगर एज़ इट इज़ क्वेश्चन नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ रिलेटेड डेफिनिशन से रिलेटेड हो या फिर कांसेप्ट से रिलेटेड हो, लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड हो, तो इससे क्वेश्चंस हम करेंगे, उससे रिलेटेड है जो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं कांसेप्ट ऑफ डिमांड का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो आपके पास में जो भी सोर्स हैं जिसके थ्रू है जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एमसीक्यूज़ ज़रूर सॉल्व करें। एमसीक्यूज़ आपको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, आपको एक बूस्टअप प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मोटिवेट होते हो और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हो। और ज़्यादा मतलब जो काम की चीज़ें हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हो, क्योंकि ये एक तरीके का ट्रैक है, जिस पे हम प्रैक्टिसेस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद में हमें जैसे ही एग्ज़ाम एग्ज़ाम है जो हमारा पास में आता है, एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर बैठते हैं, तब यहाँ पर ये एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम है जो लगभग नेगलेक्ट हो जाती है। और एमसीक्यूज़ से दूसरा हम ये सीख सकते हैं कि एमसीक्यूज़ के अंदर जो 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस में से आप 3 ऑप्शंस को किसी भी तरीके से नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसको है जो डिक्लाइन कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑप्शन बिल्कुल सूटेबल नहीं है। तो इस केसेस के अंदर भी आपकी क्वेश्चन की राइट होने की पॉसिबिलिटी है जो इंक्रीज़ होगी। और एट लीस्ट आपको कोशिश करनी है कि 2 ऑप्शंस तो आपको है जो इसके नेगलेक्ट करने ही हैं। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको नेगेटिव मार्किंग में बिल्कुल कम जाना है और वहाँ पर आपको रिस्क लेनी है जहाँ पर आपके 2 ऑप्शंस हैं जो ऑटोमैटिकली डिलीट हो रहे हैं, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चंस ऑफ द पेपर। तो पेपर के क्वेश्चंस जो दे रखे हैं उससे ऑप्शंस अगर मैच नहीं होते हैं, मतलब उससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, तो उस केस में अगर 2 ऑप्शंस डिलीट हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप चांस ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर आपका क्वेश्चन है जो राइट हो जाए। क्लियर? तो इस तरीके से आपको एक अलग से अपनी खुद के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक वे है जो आपको डेवलप करना होगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन है जो ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे और यहाँ पर आंसर सिर्फ इंग्लिश के सामने लगा हुआ है। तो आप आंसर सिर्फ इंग्लिश के सामने है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि हिंदी के मैंने आंसर प्रोवाइड नहीं किए। आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन है उसमें देख सकते हैं और मैं साथ-साथ में हिंदी में भी आपको बताता रहूँगा, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ईज़ी से क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर के एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे और वो हम लगभग यहाँ पर कांसेप्ट ऑफ डिमांड में क्लियर कर लेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एक्सिस्ट बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूट गुड बताई थी, तो सब्स्टिट्यूट गुड होती क्या है? ठीक है? आपको ये ध्यान रखना है सब्स्टिट्यूट गुड जिसको हम यूज़ ऑफ गुड at place of another good at place of another good। ठीक है, दूसरी गुड के प्लेस पर अगर हम यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सब्स्टिट्यूट गुड बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? सब्स्टिट्यूट गुड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट गुड दे रखा है और सब्स्टिट्यूट गुड के टर्म्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पर डिमांड और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस और
डिमांड के बीच में है जो आपको देखना है। जैसे मान लीजिए सब्स्टिट्यूट गुड है, एक्स गुड है, इसकी प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी ऑफ एक्स है जो डिक्लाइन होगा, लेकिन इसकी सब्स्टिट्यूट गुड की क्या होगी, क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर देखिए कि प्राइस और इसकी सब्स्टिट्यूट गुड की क्वांटिटी में क्या रिलेशनशिप है बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डायरेक्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर सीधा संबंध होता है, आप इसमें देख लीजिए कि किसी वस्तु की मांग और उसके स्थानापन्न वस्तु की कीमत के बीच में किस प्रकार का संबंध है। तो मान लीजिए एक्स वस्तु है, एक्स गुड है, और एक्स गुड की सब्स्टिट्यूट गुड है जो वाई गुड है सपोज। ठीक है, तो एक्स गुड की प्राइस के अंदर जो भी वेरिएशन होगा इंक्रीज या डिक्लाइन होने पर, क्वांटिटी ऑफ वाई है जो इंक्रीज डिक्लाइन और इंक्रीज और डिक्लाइन होगी। ठीक है, तो ये सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रत्यक्ष संबंध है जो आपका सही जवाब है इसका। ठीक है, इस तरीके के ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ज्यादा वो कंसेप्चुअल नहीं जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड एंड डिमांड ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड। मतलब इसकी जो पूरक वस्तु है कॉम्प्लीमेंट्री गुड और उसकी प्राइस के बीच में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड और उसकी प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो सपोज हम यहाँ पर वही एग्जांपल लेते हैं, एक्स गुड है और ये वाई गुड है, दोनों ही है जो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री जिसको हम पूरक वस्तुएं बोल सकते हैं, दोनों है जो पूरक वस्तुएं हैं। अब एक्स गुड की प्राइस अगर डिक्लाइन होती है तो इसकी सब्स्टिट्यूट गुड की क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इसकी प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड क्या होगी, डिक्लाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये डिक्लाइन हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर नहीं मूव हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं that is so inverse relationship between demanded quantity and price of its complementary good। ठीक है, जैसे कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल ले लीजिए। तो पेट्रोल की अगर, ये कार है, पेट्रोल की अगर प्राइसेस है जो इंक्रीज होगी तो इन केस में कार की है जो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, मतलब कम कारें खरीदी जाएगी। दूसरे केस में प्राइस है जो पेट्रोल की प्राइसेस है जो डिक्लाइन होगी, तो उस केस में क्या होगा कि कारों की मांग है जो बढ़ जाएगी। ये इनवर्स रिलेशनशिप को शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूरक वस्तु की मांग के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है। तो किस प्रकार का संबंध होता है, तो विपरीत संबंध है जो आपको ध्यान रखना है। तो स्थानापन्न वस्तुओं के केस में ये संबंध कौन सा होता है, ये आपका सीधा संबंध होता है, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री पूरक वस्तुओं के केस में दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप, और यहाँ आप विपरीत संबंध बता सकते हैं। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, मैंने लेक्चर के अंदर अच्छे से करवाई है। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड। अब देखिए इंफीरियर गुड होती क्या है। इंफीरियर गुड की डेफिनेशन में हमने ये देखा था कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, मतलब कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर इसकी डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ इंफीरियर गुड है जो क्या होगी, डिक्लाइन होगी, और इनकम कम होने पर इसकी है जो डिमांड ज्यादा होगी इंफीरियर गुड की। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि घटिया से भी, मतलब घटिया से भी घटिया गिफन गुड होती है, लेकिन ये घटिया वस्तु होती है। अगर उपभोक्ता के आपकी इनकम बहुत ही अच्छी हो तो आप घटिया वस्तु क्यों कंज्यूम करेंगे, सीधी सी बात है कि आपकी आय जितनी अधिक होगी आप उतनी ही कम है जो घटिया वस्तुओं की मांग करेंगे। तो ये किस तरीके का संबंध हो गया, ये इनवर्स हो गया, मतलब सीधा नहीं है, विपरीत है।
आपकी आय बढ़ी तो आपने घटिया वस्तुओं की माँग कम कर दी, और दूसरे केस में है जो आपकी आय घटी तो आपने घटिया वस्तुएँ लेना शुरू कर दी, क्योंकि आपके पास में इतना बजट नहीं है, और बजट नहीं होने के केस में आपको अपना सारा एक्सपेंस इस पर करना है। ठीक है? तो इसलिए ये है जो आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस केसेस में क्या होगा कि इनकम और डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। और हिंदी में आप देख लीजिए कि आय और घटिया वस्तु की मांग के बीच में किस प्रकार का संबंध है, तो ये आपका है जो विपरीत संबंध है। बिल्कुल याद रखना आप ये छोटी-छोटी चीज़ें, क्योंकि मैं साथ-साथ में एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ कि घटिया वस्तु होती क्या है, किस तरीके से है। तो एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे हम देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ ए नॉर्मल गुड। मतलब कि इनकम और नॉर्मल गुड के केसेस में ये क्या होता है रिलेशनशिप। तो आप देखिए कोई भी नॉर्मल वस्तु है तो इनकम बढ़ने पर है जो इसकी डिमांडेड क्वांटिटी है जो क्या होगी, डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल गुड इंक्रीज होगी, और इनकम डिक्लाइन होने पर है जो इसकी क्या होगी, डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल गुड डिक्लाइन होगी। तो मतलब इनकम ज़्यादा होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा होने पर वो लग्ज़रीज़ गुड में कन्वर्ट हो जाती है। नॉर्मल गुड के केस में है जो लगभग यही होता है। तो हम इसका आंसर देखते हैं, क्या है आंसर इसका? सीधा संबंध है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकम बढ़ने पर क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल गुड इंक्रीज़ेज़ एंड इनकम डिक्लाइन होने पर क्वांटिटी ऑफ न नो नॉर्मल गुड डिक्लाइन। अब ये लग्ज़री गुड होगी, लग्ज़री मतलब कि इनकम बहुत ज़्यादा हाई होने पर, बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ने पर है जो लग्ज़री गुड की डिमांड है जो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर भी आप ये रिलेशनशिप देख सकते हैं, लेकिन ये हाई इनकम कैटेगरीज़ में आती है। ठीक है? तो ये भी आपको संबंध पता चल गया, तो इसका है जो आप हिंदी में देख लीजिए, सामान्य वस्तु की माँग और आय के बीच में है जो किस प्रकार का संबंध होता है, तो ये प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है? दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम आगे वाले फिफ्थ क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हाउ इज लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस फंक्शनली। मतलब फलनात्मक रूप से हम लॉ ऑफ डिमांड मांग के नियम को किस प्रकार से यहाँ पर बता सकते हैं, इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको डिमांड बताया था, डिमांड ऑफ कंज्यूमर इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ जो भी आपकी डिमांड है उससे रिलेटेड गुड है। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और उसके साथ टेस्ट एंड प्रेफरेंस बताया था, और उसके साथ में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बताया था। ठीक है? और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में है जो एक तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, और दूसरा है जो आपका क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने आपको इसमें एक लॉ ऑफ डिमांड के अंदर ये भी बताया था कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर पीएक्स है जो इसको डिटरमाइन करने का काम करता है, व्हेन द अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अब यहाँ पर अदर थिंग्स की जगह हमने ये लिया था सेटेरिस पैरिबस। ceteris paribus है जो हमने वर्ड यूज किया था। तो यहाँ पर देखिए ये रिलेशनशिप है जो आपको कहाँ मिलेगा, ये रिलेशनशिप जहाँ पर मिल रहा है इसका मतलब वो ऑप्शन है जो करेक्ट होगा, इतना ये रिलेशनशिप। तो यहाँ पर देखिए ये आपका dx फंक्शन ऑफ px और ceteris paribus है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारी चीजें अन्य बातें समान रहने पर है। तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर भी आपको फंक्शन ऑफ y मिल रहा है, ये भी नहीं है, और फंक्शन ऑफ t मिल रहा है, ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज द ए। ठीक है? आप यहाँ देख लीजिए ये आपका ए है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है? ये आपको समझ में आ गया। हिंदी में भी आप इसका थोड़ा-सा देख लीजिए, क्योंकि इसकी कोई हिंदी नहीं होती है, और यहाँ पर माँग के नियम को फलनात्मक रूप से कैसे व्यक्त किया जाता है, ये आप थोड़ा-सा डिलीट कर देना, इसको कंसीडर मत करना। और ये वाला पार्ट है जो आपका ये ये ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है? इस तरीके से हम माँग के नियम को फलनात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि डिमांड कब है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तब इसका स्लोप कैसा होगा। अब देखिए मांग वक्र है, मांग वक्र को मैंने इस तरीके से बना दिया, ये मांग वक्र है, ठीक है, ये मांग वक्र हमने बनाया। तो ये आपका डी और डी मांग वक्र है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जीरो है और यहाँ पर है जो डिमांडेड क्वांटिटी है और यहाँ क्या है, प्राइस है, ठीक है। तो ये हो गया और दूसरे केस में ये हो, ठीक है। और ए एंड बी, P1 P2 Q1 Q2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये किस तरीके का नेगेटिव है या पॉजिटिव, आप पता कैसे करोगे कि अगर मान लीजिए इस वाई एक्सिस पर हमने जो दिया, जैसे प्राइस ली है, कीमत ली है हमने, तो कीमत बढ़ने और घटने पर मांग मात्रा पर क्या इफेक्ट होता है, मतलब डिमांडेड क्वांटिटी है जो हाउ टू अफेक्ट डिमांडेड क्वांटिटी ड्यू टू चेंजेस इन प्राइसेस। तो प्राइसेस में चेंजेस होने पर ये डिमांडेड क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है, तो उससे आप इसकी मतलब स्लोप है जो पॉजिटिव है, नेगेटिव, कांस्टेंट है या जीरो है, उस बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि प्राइस है जो P1 से P2 डिक्लाइन होती है तो डिमांडेड क्वांटिटी इंक्रीज होती है, तो मतलब और वापस है जो इंक्रीज हो रही है तो ये डिक्लाइन हो रही है। तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में है जो डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है, किस तरीके से है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, मतलब ये इनवर्स रिलेशनशिप आप इसको बोल सकते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप है जो बोल सकते हैं। और इसका स्लोप है जो नेगेटिव है, स्लोप क्या है आपका, नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप मतलब कि एक वेरिएबल डिक्रीज होने पर दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और एक वेरिएबल इंक्रीज होने पर दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है। It means there is a inverse relationship or we can say negative relationship between the demanded quantity of a product and the price of the commodity. Clear? I hope ये clear हो गया होगा। Then correct answer of the question is negative relationship between demanded quantity and price of the commodity, that is shows by demand curve, demand curve. Clear? So हिंदी में आप देख लीजिए, जब मांग वक्र नीचे की ओर झुका हुआ होता है तो इसका ढलान कौन सा होता है, तो ये नकारात्मक या फिर आप इसको अ, ऋणात्मक भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऋणात्मक संबंध होता है, आप इसको याद रखोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं गिवन गुड क्या होती है। तो गिफन गुड का कंसेप्ट है जो रॉबर्ट गिफन ने दिया था, रॉबर्ट गिफन ने दिया था, इंग्लैंड के अंदर इसने रिसर्च की थी एक विलेज के अंदर, जहां से पाया कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी प्राइसेस है जो इंक्रीज होती जाती हैं गिफन गुड की, तो उसके साथ साथ है जो डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ गिफन गुड्स आल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पर है जो कीमत और मांग मात्रा, मतलब प्राइस एंड डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ दिस गुड is positively related. It means when the price of given goods increases then demanded quantity of given goods also increases in a same direction. क्लियर? तो इसलिए इसको पॉजिटिवली रिलेटेड हम बोलते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से ये इंफीरियर गुड है, क्योंकि मैंने बताया था ऑल इंफीरियर गुड, सॉरी, all given good are all given goods all given goods are inferior but all inferior goods are not given good। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ये एक तरीके से इंफीरियर गुड है। वन विथ हाई नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब किसी लोगों की अगर इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने पर डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ इंफीरियर गुड है जो क्या होगी, डिक्लाइन होगी, ठीक है। और इनकम डिक्लाइन होने पर ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंफीरियर गुड है जो इंक्रीज होगा। तो इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो इंफीरियर गुड और इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मतलब घटिया वस्तु और उपभोक्ता की आय के बीच में अगर नेगेटिव रिलेशनशिप है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिवन गुड ऑल्सो इंफीरियर गुड, इसलिए इसके बीच में भी है जो नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। तो इसलिए हम ये नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी को बताता है, कि किसको बताता है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक मेजरमेंट है, हम आगे करेंगे इसको। तो ये नेगेटिव वाला भी सही है, ये भी सही है। और कंज्यूम्ड बाय लो पेड वर्कर्स,
तो इन्होंने जब रिसर्च की थी तो वहाँ पर इन्होंने पाया था कि जिनकी इनकम है जो कम है, कम क्यों है? क्योंकि उनको वेजेस कम मिल रही है। तो कम वेजेस वाले लोग हैं जो इसको ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक तरीके से ऐसी वस्तु हो गई जिन पर एक्सपेंस इसके कंपैरिज़न में जो सर्वाइवल की दूसरी वस्तुएँ हैं वो महँगी हैं, इसलिए कि फिर गुड प्राइस बढ़ने पर भी है जो ज़्यादा खरीदी जाती हैं। तो ये स्पेशली लो पेड वर्कर्स है जो परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट में सारे ऑप्शंस है क्लियर और सारे ऑप्शंस है जो राइट हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज द फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? हिंदी में भी आप देख लीजिए, हिंदी में मांग की उच्च नकारात्मक आय लोच वाला एक है या फिर कम वेतन वाले श्रमिकों द्वारा है जो उपभोग किया गया है। उपरोक्त तो सभी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप देख लीजिए, वेबलन गुड क्या होती है? वेबलन गुड है जो क्या होती है? तो वेबलन गुड मैंने आपको बताया था वेबलन गुड क्या होती है। वेबलन इफेक्ट आपको मैंने बताया था। वेबलन इफेक्ट ये वेबलन ने दिया था। तो इसमें क्या होता है कि एक तरीके से मतलब ये स्टेटस वाली गुड होती है। स्टेटस वाली गुड होती है मतलब वो आपके स्टेटस को बताता है, स्थिति को बताता है और लगभग ये हाई इनकम ग्रुप है वो है जो इसको कंज्यूम करता है। जैसे मान लीजिए डायमंड हो गया। तो ये तीनों स्टेटमेंट है जो इसके करेक्ट हैं, इसलिए इसका ऑल ऑफ द अबव है जो करेक्ट आंसर है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डी इज द करेक्ट आंसर। और इसका हिंदी में अनुवाद आप देख लीजिए कि ये आपकी स्थिति की वस्तु है और बहुत ही उच्च आय वर्ग द्वारा है जो इसका उपभोग किया गया और हीरे की तरह है जो जैसे कि मान लीजिए हीरा एक तरीके से ये उदाहरण है। तो यहाँ आप इस तरीके से लिख देना जैसे कि हीरा। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन मानना और ये आपका डी इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर? नाइन्थ में आप देखिए, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड इन केस ऑफ, मतलब किस सिचुएशन के अंदर लॉ ऑफ डिमांड है जो यहाँ पर सही नहीं होता है, सही सिद्ध नहीं होता है। तो इमरजेंसी के अंदर लॉ को है जो फॉलो नहीं किया जाएगा क्योंकि हमारी जो अदर थिंग्स है, अदर थिंग्स के अंदर ये भी आती है और अदर थिंग्स को हम जैसे ही ब्रेक डाउन करते हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं तो वैसे ही लॉ ऑफ डिमांड है जो फेल हो जाता है। तो इमरजेंसी है इज द करेक्ट, इमरजेंसी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट ऑप्शन है। और दूसरा है एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस राइज। तो अगर फ्यूचर के अंदर आपको प्राइस राइज की एक्सपेक्टेशन है तो आप क्या करोगे, अभी ज्यादा से ज्यादा है जो डिमांड करोगे तो उस केस में भी हो सकता है। कंस्पिशियस गुड्स है उस केस में भी है जो ये ट्रू होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये सारी सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड है जो सही नहीं होता है, मतलब कि वो इनवर्स रिलेशनशिप को नहीं बताता है, इनवर्स रिलेशनशिप को नहीं एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये एक्सेप्शंस मतलब कि एक तरीके से अपवादों के अंदर आते हैं, अपवाद है, एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस। ठीक है, हिंदी में आप देख लीजिए कि मांग का नियम है जो किस स्थिति में लागू नहीं होता है। थोड़ा मिस्टेक हो गया ये। आपातकाल में है, मूल्य वृद्धि की उम्मीद हो आपको, विशिष्ट सामान हो कोई भी, तो उपरोक्त सभी स्थिति के अंदर है जो ये मांग का नियम है जो लागू नहीं होता है। तो आप डज नॉट होल्ड इसको आप बिल्कुल ध्यान रखोगे। फिर है आपका कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज शोन बाय, मैंने आपको कंट्रैक्शन एंड डिक्रीज दोनों के अंदर डिफरेंस बताया था। डिक्रीज एंड कंट्रैक्शन दोनों किस केसेस में होता है? डिक्रीज तब होती है जब डिमांड कब है जो डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। कब होता है? डाउनवर्ड शिफ्टिंग होती है उस केस में शिफ्ट होता है, उस केस में डिक्रीज होती है। कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब प्राइस है जो इंक्रीज होती है। क्या होती है? प्राइस इंक्रीज होती है। तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन है जो एक ही डिमांड पर का ऊपर मतलब सेम डिमांड का ऊपर होता है और प्राइस में चेंजेस होने की वजह से होता है, प्राइस चेंज होने की वजह से होता है। लेकिन डाउनवर्ड और अपवर्ड शिफ्ट दैट इज कॉज्ड बाय चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इन एक्सपेक्टेशंस वगैरह, ये सारे हैं जो आपके इसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि अपवर्ड मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व के अंदर है जो अपवर्ड मूवमेंट करना, मतलब ये डिमांड कर्व है, हम इनिशियल स्टेज ले लेते हैं। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब है, अपवर्ड मूवमेंट इसने बोला है
तो हम अपवर्ड मूवमेंट को लेंगे, जैसे इस तरीके से जाना, ठीक है। इस तरीके से जाएंगे, सपोज हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये अपवर्ड मूवमेंट हो गया, तो ये डिमांड इतनी कम हुई। फिर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, ये आपका डाउनवर्ड है, यहाँ डिमांड क्या है, कम हो रही है। डाउनवर्ड मूवमेंट के अंदर है जो आपका ये हो गया, ठीक है। ये आपका इनिशियल पॉइंट है ई, और ये ई, ये बी है, ए और बी, ठीक है। तो इस तरीके से जाना, और एक ये वापस आना, यहाँ प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज। और राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व शिफ्ट होना, मतलब ये राइट वर्ड है और ये लेफ्ट वर्ड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, मतलब डिमांड कम कहाँ हो रही है। तो शिफ्टिंग तो केस में नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्शन के केस में, एक्सपांशन के केस में। तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। ये दोनों डिमांड कर्व का शिफ्टिंग है जो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये दोनों ही रॉन्ग हो गए। अब डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, तो मतलब डिमांड बढ़ रही है ना पहले की तुलना में। यहाँ पर देखिए आप डिफरेंट कलर लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपकी डिमांड है जो बढ़ रही है। तो डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब है जो डाउनवर्ड मूवमेंट होने से कंट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। तो नीचे आते हैं तब एक्सपांशन होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब देखिए मैंने डिलीट कर दिया, आपको अगर ये डायग्राम अच्छे से पता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। और ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, ये आपका करेक्ट आंसर है। और इसका हिंदी में आप देख लीजिए, मांग का संकुचन किसके द्वारा दिखाया जाता है, इसको आप और डिलीट कर देना, ठीक है। मांग वक्र के ऊपर की ओर बढ़ना, नीचे की ओर बढ़ना, या मांग वक्र का दाहिनी ओर स्थानांतरण या बाईं ओर स्थानांतरण। तो ये तीनों ऑप्शंस है जो इस क्वेश्चन के लिए गलत है, और फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, when there is fall in the price of complementary good and rise in the price of substitute good it shows। मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस है जो डिक्लाइन होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड जैसे मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड में हमने पेट्रोल ले लिया यहाँ पर, इसकी तो डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ कार है जो इंक्रीज होगी, ठीक है। और राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, तो सब्स्टिट्यूट गुड मान लीजिए टी है और कॉफी है, तो क्वांटिटी ऑफ कॉफी, सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस इंक्रीज, टी की प्राइस इंक्रीज होती है, तो कॉफी की डिमांडेड क्वांटिटी इंक्रीज होगी। अब देखो दोनों केसेस के अंदर फॉल इन द प्राइस, तो यह क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार, मतलब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड की इंक्रीज हो रही है, और सब्स्टिट्यूट गुड की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो दोनों केसेस के अंदर है जो क्या हो रहा है, हमें मतलब गुड्स है जो दोनों केसेस में डिमांडेड क्वांटिटी है जो इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज होने के केस में क्या होगा कि इंक्रीज इन द डिमांड है, इंक्रीज इन द डिमांड मतलब डिमांड कब है जो बाहर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और प्राइसेस है जो लगभग वही रहेगी, ठीक है। तो डिमांड कब है जो क्या, डिमांड है जो क्या होगी, इंक्रीज होगी, एक्सपांशन और कंट्रैक्शन यहाँ पर नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका हिंदी में आप देख लीजिए कि मूल्य वृद्धि होती है, तो यहाँ पर मांग में वृद्धि है जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स द इम्पैक्ट ऑन प्राइस डिमांड कर्व ऑफ इंफीरियर गुड। अब देखिए इंफीरियर गुड के केस में बताया था कि इनकम अगर कम होती है कंज्यूमर की, तो इंफीरियर गुड की है जो डिमांडेड क्वांटिटी क्या होगी, इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। तो उस केस में है जो प्राइस डिमांड का ऊपर, मतलब डिमांड का ऊपर है जो क्या इम्पैक्ट होगा, प्राइस और डिमांड का ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए शिफ्ट टू द राइट वर्ड शिफ्ट होता है, या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, या अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, या डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड मूवमेंट। अब क्या होता है इसका, आपको करेक्ट आंसर देना है। तो करेक्ट आंसर है जो इसका क्या है कि ये राइट वर्ड है जो शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व, ठीक है। क्योंकि इनकम में चेंज हो रहा है, तो इनकम एक तरीके से है जो इसका शिफ्टिंग वेरिएबल है, तो ये बाहर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, बाहर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और इनकम अगर डिक्लाइन हो रही है, फॉल हो रही है, तो इस केस में ये बाहर की ओर बढ़ेगा, तो इंफीरियर गुड की डिमांड है जो इंक्रीज होगी, लेकिन प्राइस इससे अफेक्ट नहीं होगी, ठीक। तो हिंदी में आप देख लीजिए इसका
कि जब उपभोक्ता की आय घटती है तो एक घटिया वस्तु की कीमत मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटिया वस्तु की कीमत मांग वक्र पर है जो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, इसका ए इज द करेक्ट आंसर, दाईं ओर मतलब बाहर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, मैंने अभी आपको बना के बताया था। If with the rise in price of good Y, the demand for good X rises, the two goods are, मतलब मान लीजिए आप एक गुड Y को है जो कॉफी मान लीजिए, कॉफी है जो आपने, ये Y गुड है, और यहाँ टी है जो आपने किसको X को मान लिया। अब ये कह रहा है कि राइज इन प्राइस ऑफ गुड Y, तो गुड Y की प्राइस है जो पी वाई है जो इंक्रीज होती है, तो टी की है जो डिमांड भी बढ़ जाती है, क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीजेस। तो ये क्या कौन सी कमोडिटी हो गई, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो मतलब कि आपकी सब्स्टिट्यूट गुड हो गई। कौन सी हो गई, सब्स्टिट्यूट गुड। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, सब्स्टिट्यूट गुड है जो करेक्ट आंसर है, स्थानापन्न वस्तु है। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, स्थानापन्न है जो इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गुड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। तो सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जाम्पल कौन सा है, मैंने आपको सब्स्टिट्यूट गुड क्या होती है, तो यहाँ पर टी और शुगर है, क्योंकि आप चाय और शक्कर दोनों साथ में यूज करते हो। पेन है और इंक, इंक के बिना पेन कोई काम की नहीं है, तो इसको भी आप साथ में यूज करते हो। शर्ट एंड ट्राउजर, तो लगभग ये भी आप साथ में यूज करते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके की है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, तीनों आपको पता होनी चाहिए। तो टी एंड कॉफी एक दूसरे की जगह यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज टी एंड कॉफी, बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ये इसका सही जवाब है। हिंदी में भी आप देख लीजिए कि कौन सा माल का युग्म, माल है जो यहाँ पर आप वस्तुओं का युग्म लिख देना, वस्तुओं का युग्म। ठीक है, स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण है, तो यहाँ पर चाय चीनी, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है, चाय और कॉफी। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ डिमांड अज्यूमिंग अदर थिंग्स टू रिमेन कांस्टेंट द एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन। मतलब अगर लॉ ऑफ डिमांड है जो यहाँ पर, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ लॉ ऑफ डिमांड मतलब मांग का नियम है जो क्या है, कि अगर दूसरी यहाँ अदर थिंग्स मतलब अन्य वस्तु को अगर हम स्थिर रखते हैं, तो वो किस तरीके का रिलेशनशिप है जो मांग का नियम एस्टेब्लिश करता है, संबंध बताता है। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड डिमांडेड बाय हिम, तो मतलब उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग के बीच में, तो बिल्कुल नहीं, मांग मात्रा के बीच में बिल्कुल नहीं। और वस्तु की कीमत और मांग मात्रा के बीच में, या फिर वस्तु की कीमत मतलब प्राइस ऑफ अ गुड एंड द डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट गुड, एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एंड रिलेटिव प्राइसेस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो ये तीनों ऑप्शन है जो गलत है, और इसका राइट ऑप्शन क्या है कि एक वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के बीच में ये संबंध दिखाता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग मात्रा है जो क्या होती है, कम होती है, और वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग मात्रा है जो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। और नेक्स्ट है आपका कि मांग का नियम अन्य चीजों को स्थिर मानकर किसके बीच में संबंध स्थापित करता है, तो इसका बी है जो सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल सही है, आप इसको एंजॉय कीजिए। और क्वेश्चन है, क्वालिटी वाले क्वेश्चन है, तो इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको स्पेसिफिकली मिल जाएगा। सपोज द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस, वी विल एक्सपेक्ट द डिमांड ऑफ कोका कोला। आपको पहले ये ध्यान रखना है कि पेप्सी और कोका कोला दोनों आपस में कौन सी वस्तु है, which are the goods of Pepsi and Coca-Cola each other। तो एक दूसरे से ये किस तरीके की वस्तु है, तो अगर इसको देखा जाए तो आप या तो पेप्सी पीते हो या कोका कोला पीते हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे की जगह यूज करते हो, तो इसका मतलब ये तो स्थानापन्न वस्तु हो गई। कौन सी स्थानापन्न वस्तु, सब्स्टिट्यूट गुड। देन आप एक मान लीजिए कि पेप्सी की कीमत बढ़ती है, पेप्सी की प्राइसेस इंक्रीज होती है, इफ देयर इज प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस, then what will expect the happen with the डिमांड का ऑफ कोका कोला। तो कोका कोला की डिमांड है जो क्या है, डेफिनेटली बढ़ेगी। ठीक है, मतलब पेप्सी अगर महंगी हो जाएगी तो लोग पेप्सी को कम परचेज करेंगे, और कोका कोला की प्राइसेस इसके कंपैरिजन में सस्ती होगी, तो लोग है जो
क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक है, जो कोक की डिमांड कर देंगे, तो मांग वक्र इस केस में है जो क्या होगा कि बाहर की ओर मतलब इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। ये मांग वक्र है, तो मांग वक्र में ये आपकी ये देखिए कोका कोला की है जो मांग बढ़ गई, और ये आपकी चाय की मतलब सॉरी पेप्सी की प्राइसेस इंक्रीज होने पर ये इतनी बढ़ गई। ठीक है, बाहर की ओर शिफ्ट होना। तो यहाँ पर किस में है, लेफ्ट की ओर, लेफ्ट अंदर की ओर होता है, ये एल है ये आर है, तो लेफ्ट की ओर नहीं होगा, ये राइट की ओर शिफ्ट होगा क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड है, तो आपको पता है, तो ये बी है जो राइट है, रिमेन सेम लेवल पे भी नहीं रहेगा, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी है जो इसका सही जवाब है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी में देख लीजिए कि पेप्सी की कीमत बढ़ने पर कोका कोला की मांग वक्र है जो इस प्रकार होगा, को किस प्रकार होगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, बी है जो इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब इसमें से कौन से ऐसे हैं जो एक को छोड़कर बाकी वाले हैं जो मांग के निर्धारक है। ठीक है, तो मांग के निर्धारकों में से जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये भी निर्धारक। आप इतना डिमांड को याद रखना, फंक्शन ऑफ पी एक्स एम, एम उपभोक्ता की आय है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये देखिए ये सारे डिटर्मिनेंट्स है, ए टी पी आर एंड एम, ये डिटर्मिनेंट्स है। तो आपको इसमें मिलेगा, ये पी आर मिल गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एम मिल गया, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस टी मिल गया। तो चौथा ऑप्शन है जो इसमें नहीं है, इसका मतलब क्वांटिटी सप्लाइड है जो इसका सही जवाब है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, दैट इज नॉट डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। क्लियर, तो इसका हिंदी में आप, ये करेक्ट आंसर है बी, और इसका हिंदी में आप जवाब देख लीजिए, हिंदी में आपका आपूर्ति की मात्रा है कि कौन निम्न में से कौन को छोड़कर है जो सभी मांग के निर्धारक है, तो आपूर्ति की मात्रा को छोड़कर बाकी वाले मांग के क्या है, निर्धारक है। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो गया। अब एक क्वेश्चन और है लास्ट बस, तो इसमें से आपको है जो इनकरेक्ट, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से गलत कथन को आपको चुनना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सुनना है, चुनना है। ठीक है, सेलेक्ट करना है। ओके, सो व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट, ए फॉल इन प्राइस ऑफ वन लीड्स टू अ फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, मतलब एक की कीमत में अगर कम होती है तो दूसरे की डिमांडेड क्वांटिटी है जो डिक्लाइन होती है। तो ये क्या, ये सही है। व्हेन कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्स, फॉल इन द प्राइस ऑफ वन विल कॉज द डिमांड टू ऑफ द अदर टू राइज, ये, या फिर एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीजेस ऑलवेज एंड वाइस वर्सा। तो देखिए सब्स्टिट्यूट गुड क्या होती है कि एक वस्तु की कीमत अगर कम हो रही है तो उस वस्तु की मांग बढ़ेगी, दूसरे की कम होगी। ये स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का। और इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज होने पर डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीजेस ऑलवेज। तो यहाँ पर ये गड़बड़ कर दिया इसने, गड़बड़ क्यों किया है कि हमें पता नहीं है कि कमोडिटी कौन सी है। तो अगर नॉर्मल कमोडिटी हुई तो इंक्रीज होगा, लेकिन अगर इंफीरियर गुड हुई तो क्या होगा, इंफीरियर और गिवन गुड के केस में तो ये सीधा हो ही नहीं सकता है, मतलब इंक्रीज हो ही नहीं सकती है, और वॉइस वर्सा में भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसमें हमें थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। व्हेन ए कमोडिटी बिकम्स फैशनेबल, पीपल प्रेफर टू बाय इट एंड देयरफॉर इट डिमांड इंक्रीजेस, तो मतलब कोई फैशन की वस्तु है तो फैशन की वस्तु होने पर है जो उपभोक्ता उसको ज्यादा परचेज करता है, फैशन बढ़ जाती है, लोग, आपको पता है कि फैशन वाली चीजें बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये इनकरेक्ट है। तो इसका सही जवाब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जो कौन सा है, इनकरेक्ट है जो आपका ये है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, अब यहाँ पर आप हिंदी में इसको देख लीजिए, बड़े अच्छे से यहाँ दे रखा है कि गलत कथन कौन सा है। तो सेटरस पेरिबस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आप इंग्लिश वाला ही कंसिडर करना, या फिर अन्य चीजें बराबर रहती हैं, ये आप इसको कंसिडर कर लेना। बाकी वाले ऑप्शन है, तो यहाँ पर सी है जो इस प्रश्न का सही जवाब है, मतलब कि वो एक गलत कथन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका सही जवाब है।
तो आई होप ये बिल्कुल आपकी क्लियर हो गया होगा। डिमांड का कंसेप्ट बिल्कुल मैंने अच्छे-अच्छे क्वेश्चन और क्वालिटी वाले क्वेश्चन है जो आपको दिए हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी है जो है एग्ज़ाम में, इसमें से कोई आपको 1 आध क्वेश्चन है जो मिल जाएगा। हो सकता है पॉसिबिलिटी ये है कि 2 क्वेश्चन मिल जाए, नहीं तो 1 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। जो मैंने पढ़ाया है और एमसीक्यूज़ करवाए हैं, इसमें से डेफ़िनेटली आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएँगे, जो भी माँग के सिद्धांत में से आएँगे, डिमांड की जो थ्योरी है उसमें से आएँगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। अपने जो भी मित्र हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो इसकी तैयारी करने वाला अगर अनजान दोस्त है कहीं मिल जाता है तो उसके साथ में भी शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करोगे तभी तो है जो आप किसी की केयर कर रहे हो। शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू सो मच।